लास्ट टाइम कितना हुआ था, एरे हुआ था ना। हाँ रतन, हाँ एरे कंप्लीट कर। ठीक है। चलो थोड़ा फंक्शन तो इजी है, थोड़ा समझ लो, बहुत इजी है। इसका मैं कॉपी करके ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम अपना एरे हुआ था। चलो फंक्शंस का पहले, फंक्शंस क्या होता है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है वो देखते हैं शॉर्टकट में। उसके बाद हम लोग लाइक इसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, कॉलिंग कैसे करेंगे बताता हूँ, ठीक है। देखो फंक्शंस का जो मेन यूज है, फंक्शंस का यूज होता है रीयूजेबल, ये सब वर्ड याद रखो। रीयूजेबल मतलब फंक्शन का जो मेन यूज है वो किसके लिए होता है, रीयूजेबल के लिए। मतलब कोई काम आपके पास ऐसा है, कोई टास्क ऐसा है जो बार बार करना पड़ रहा है, वो किसके अंदर डाल दो, फंक्शन के अंदर। तो इसमें अगर इसके बेस पे लिखना चाहोगे तो यहाँ पे बोल सकते हो लाइक फंक्शनल आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ code, okay, that perform some specific task, perform some specific task। मतलब ये क्या करेगा कि आपका जो फंक्शंस होता है उसका मेन काम होता है रीयूजेबल। तो इस वर्ड के बेस पे आप लिख सकते हो कि फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। बहुत सो सिंपल। और ये आपको हेल्प क्या करता है, ये आपको कोड ब्रेक करने का हेल्प करता है। तो इससे बोल सकते हो दे हेल्प ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कोड। तो अगर मान लो आपके कोड में बड़ा बड़ा कोड है तो उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके उसको अलग अलग फंक्शंस बना लो। तो फंक्शंस का डेफिनेशन में पैसे डाल सकते हो, ठीक है। फिर फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हो, जो सेकंड पॉइंट है इसमें, फंक्शन डिक्लेयर करने का सिंटेक्स कैसा होगा, जैसे आप लिखते हो वाइड, मान लो सम फंक्शन का नाम है, इसके अंदर इंटीजर आई है कॉमा इंटीजर जे है, ओके। सो यहाँ पे आप बोलोगे मान लो रिटर्न आई प्लस जे। तो यहाँ पे जो वाइड है, वाइड, तो वैसे एक कोड बना के सम है, सम फंक्शंस है, पहला पार्ट जो वाइड है ये इसको बोलते हो रिटर्न टाइप। इसमें ध्यान देना, ठीक है, ये आपका है रिटर्न टाइप, ओके। जो सम है ये आपका है फंक्शन का नाम, ठीक है। यहाँ पे आप पूछ भी सकते हो, ये आपका क्या है, फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। और जो ये ब्रैकेट में पास किए हो यहाँ पे इसके अंदर, इसको बोलते हो आर्गुमेंट। तो जितना आप आर्गुमेंट 1 2 3 जितना देना हो दे सकते हो, ओके। और जो ये पार्ट नीचे का है इसको बोलोगे, इस पार्ट के अंदर इसको बोलते हो ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, इसका मीनिंग होता है ब्लॉक ऑफ या बॉडी ऑफ फंक्शंस, बॉडी ऑफ फंक्शंस, ओके। तो अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना हुआ तो ऐसे दोगे कि लाइक ये पहला आपका रिटर्न टाइप है, ये आपका फंक्शंस नेम है, इसके अंदर आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 जितना आप दे सकते हो दो। उसके बाद यहाँ पे कुछ तो आप कैलकुलेशन करोगे, बाद में लास्ट में इसको रिटर्न कर दोगे, ऐसा। मान लो मैंने रिटर्न टेस्ट कर दिया एग्जाम्पल। तो ये का इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर फंक्शन डिक्लेरेशन का बोलेगा तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। जैसे अगर कोड में दिखाऊं मैं, सो कोड में जैसे मान लो यही फंक्शंस है, यहाँ पे CMD ले लो। अगर इसी कोड में अगर मुझे कुछ ऐसा करना होगा, मान लो इसको मैंने यहाँ पे फंक्शंस बना दिया इंटीजर सम करके, ठीक है, इंटीजर आई कॉमा इंटीजर जे। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, रिटर्न सम, सॉरी रिटर्न आई प्लस जे, बस ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करूँगा फंक्शंस को प्रिंट एफ, तो मैं यहाँ पे दूंगा %d कॉमा सम, और इसके अंदर मैंने पास किया 10 कॉमा 20। इसके अंदर क्या पास करूँगा,
10, 20। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये सम फंक्शन इसको कॉल करेगा, कॉल करने के बाद जो वैल्यू है यहाँ पे पास करेगा, लेने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद इसको रिटर्न करेगा, तो कर्सर वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कॉलिंग करने के लिए जो सिंटेक्स होता है, कॉलिंग करने के लिए सिंपली आप फंक्शन का नाम दे दो, फंक्शन का नाम दे दो, लाइक क्या कॉल करना है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता कॉमा इंटीजर के, तो यहाँ पर 3 पैरामीटर हुआ यहाँ पे। उस केस में अगर मैं दो दूंगा तो ए वाला कॉल होगा, अगर मैं यहाँ पे तीसरा वैल्यू भी पास कर दूंगा उस केस में वो ए वाला कॉल करेगा। मतलब वो आर्गुमेंट से समझ जाएगा कि मुझे कौन सा कॉल करना है। ठीक है, तो कॉल करने के डायरेक्टली आप फंक्शन का नाम दे दो, ऐसे भी कॉल कर सकते हो, या डायरेक्टली एक वेरिएबल बना लो इंटीजर टोटल करके यहाँ पे कॉल कर दो, तो भी ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये दो सिनेरियो को कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली फंक्शन का नाम दो और कॉल कर लो, फिर यहाँ पे आप टोटल पास कर दो, टोटल। ये सब कॉलिंग का तरीका है। तो जब यहाँ पे फंक्शंस बनाओगे तो इस फंक्शन जहाँ भी कॉल करना है, हाँ ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूँ तब यहाँ पे वाइड नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर आएगा, ऐसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये फ्लोट होता है, ये फ्लोट होता है, ये फ्लोट होता है, तो यहाँ पे आपका फ्लोट आएगा, यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे कॉल करना है। रतन, गोपी, आकाश, कोई बोलो। एक बार और बता देंगे, एक बार बेसिक समझ के लो, क्योंकि मतलब बहुत सिंपल पार्ट है, एक बार देख लो। अभी हम लोग फंक्शंस क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम लोग कोड को रीयूज करना है। रीयूज मतलब अब मैं इसी फंक्शंस को, सम को मैं कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बार सम को कॉल किया, ध्यान देना, मैंने कॉल किया 10, 20 और यहाँ पे लाइन चेंज कर दो। तो कौन सा फंक्शन है, ब्रेक डाउन एंड कंटिन्यू 1 ना। चलो ओपन करो पहले इसको, ये एफ में है, ठीक है, हो जाएगा cd गिटहब बग स्टॉप हियर, GCC ब्रेकडाउन 1। ठीक है, क्या गड़बड़ किया हूँ यहाँ पे मैं, int sum conflict for sum have int previous difference sum with int। ठीक है, यहाँ पे भी ले नहीं रहा है, ये काम को चेंज करो, इसको एक ही रखो अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ a.exe। इस केस में क्या हुआ, ये /n आएगा, /n। तो इसमें अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ a.exe, इस केस में तो 30 आया। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को वापस लिखूँ और यहाँ पे मैं 30 पास करूँ, इसको मैं वापस लिखूँ, यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू पास करूँ, मतलब मैं इसी फंक्शन को 3 अलग अलग तरीके से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट देखूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 3, 40, 40 जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा उसका टोटल होके आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है ना कि फंक्शन आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब एक कोड आप बार बार रीयूज कर रहे हो। एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। और इसको डिक्लेयर कैसे करना है, डिक्लेयर करने के लिए सिंपली फंक्शन बना दो, इंटीजर सम, पहला आपका रिटर्न टाइप है, दूसरा फंक्शन का नाम है, इसके अंदर इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। तो आपको कोड को पार्ट डिवाइड करके ये बताना है कि कौन सा पार्ट किसके लिए यूज होगा। ये आपका क्या है, ये क्या है, इसके अंदर क्या आता है, वो क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हो, तो यहाँ पे बताने की ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो पहला जो है ये तुम्हारा डेटा टाइप है, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ये फंक्शन का नाम है, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है इसको आर्गुमेंट बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे से डिफाइन कर दो कि आपका रिटर्न टाइप है, ये आपका फंक्शन नेम है, ये आपका आर्गुमेंट है, और ये जो पार्ट है ये इसका ब्लॉक ऑफ पार्ट है, ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, तो ये तरीका हुआ फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है, सिंपल जो अब इसका कोड का स्ट्रक्चर लिखते हो आप। ठीक है, और कॉल कैसे कर रहे हो,
मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन का नाम दिया, आर्गुमेंट पास किया, ये आपका कॉल हो गया। तो कॉल करने का तरीका सिंपल है, खाली फंक्शन का नाम पास करो, उसके बाद आर्गुमेंट पास करो, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा वो। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे यही बता रहा था। ओके, नेक्स्ट है आपका द फॉर्म ऑफ सी फंक्शन। ये आपका सी फंक्शन कितने टाइप का हो सकता है, ध्यान दो। रिटर्न वैल्यू एंड देयर टाइप, ये समझना पहले क्या है। पहले देखो फंक्शन कितने तरीके से बन सकता है। एक फंक्शन होगा कि नया पेज में जा रहा हूँ मैं, यहाँ से दिखा रहा हूँ। एक फंक्शन होगा, जैसे मान दे दिया मैंने वाइड टेस्ट, एग्जाम्पल हो टेस्ट। इसके अंदर नोटिस करोगे, इस फंक्शन के अंदर इसका मतलब है नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। मतलब यहाँ पे अगर वाइड लगा है इसका मतलब होता है नो रिटर्न, और इसके अंदर मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, सॉरी इसके अंदर मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब हुआ नो आर्गुमेंट। तो फंक्शन का टाइप देखो कितना कितना होता है। यहाँ पे ये हुआ, दूसरा होगा नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, मतलब नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट ऐसे। अब चाहे एक दो या दो से मतलब नहीं है। तो पहला तरीका है नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, दूसरा तरीका है नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, तीसरा तरीका है रिटर्न नो आर्गुमेंट, यहाँ दे दो विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट। ओके, इसमें कैसा होगा, मान लो इंटीजर टेस्ट, यहाँ पे इंटीजर आई दे दिए, तो मतलब इस ब्लॉक के अंदर आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न जो भी रहेगा आई जी जो भी दे रहे हो। मतलब उस केस में क्या हुआ है आपका, यहाँ पे वाइड के अलावा है ना, वाइड नहीं है, वाइड के अलावा है, तो मतलब इसमें क्या होगा, ये आपका विथ रिटर्न है और इसके अंदर पैरामीटर है, सॉरी ये नहीं रहेगा, नो आर्गुमेंट है ना, मतलब इसमें आर्गुमेंट नहीं है, इसमें कुछ तो कैलकुलेशन होगा, आप उसको रिटर्न करोगे। और इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो विथ रिटर्न एंड विथ आर्गुमेंट। यहाँ पे मान लो इंटीजर आई हो गया, तो बहुत सिंपल है। अब खाली इसका ये बोल सकते हो, खाली अलग अलग फॉर्म चीज अलग कर रहे हो, तो वाइड ब्लैंक वाइड विथ इंट ब्लैंक इंट विथ, तो आपका 4 फॉर्म बना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कि लाइक नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बट नो रिटर्न, तो ये सब इसके अंदर है, कितने फॉर्म इसके बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि द फॉर्म ऑफ सी फंक्शन, रिटर्न वैल्यू एंड देयर टाइप, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू, कितने कितने टाइप का होता है उसके अंदर। तो जैसे आप फंक्शन बनाओगे, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वो उसके अंदर काउंट होता है। तो जब फॉर्म ऑफ सी फंक्शन आएगा, कितने टाइप का होता है, कितने फॉर्म का होता है, तो आप ये 4 फॉर्म बता सकते हो उसको। तो वो याद करने का सिंपल तरीका है नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट, विथ रिटर्न विथ आर्गुमेंट। ऐसा एक नो के साथ है, एक नो विथ है, एक नो है यहाँ पे, एक विथ नो है। ठीक है, एक क्लियर है कितने टाइप का होता है फंक्शंस, क्योंकि शॉर्टकट में आपको लिखने के लिए ये सब चाहिए होगा वहाँ पे। ओके, एक होता है आपका, बोलो कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, गलती से हो गया था। एक होता है रिकर्सन। रिकर्सन फंक्शन क्या होता है कि रिकर्सन फंक्शन खुद के फंक्शन को कॉल करता है। जैसे मान लो रिकर्सन फंक्शन आपका आ सकता है, चांसेस है। तो रिकर्सन का मीनिंग क्या होता है, तो रिकर्सन फंक्शन इज अ प्रोसेस टू कॉल इटसेल्फ, वो खुद को कॉल करता है। मतलब कैसे होता है पता है, जैसे मान लो अपने पास एक और फंक्शन है टेस्ट करके, ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ डाल रहा हूँ, बोल दिया मैंने हाय दिस इज अ टेस्ट फंक्शन, एग्जाम्पल ले लो, दिस इज अ टेस्ट फंक्शन। तो उस केस में मैं इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ से कॉल करूँगा कि चल भाई रिटर्न करने से पहले इस फंक्शन को कॉल कर ले, मतलब मैं किसी भी फंक्शन से किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। एक सुविधा होता है, मैं किसी भी फंक्शन से किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा तो 3 बार कॉल भी होगा, ध्यान देना।
इसको मैंने बिल्ड किया, ये डॉट exe किया। देखो तीन बार कॉल भी हुआ, हाई दिस इज 30, हाई दिस इज 40, हाई दिस इज 40। मतलब पहले ये कॉल हुआ, बाद में ये प्रिंट हुआ, फिर ये कॉल हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ। मतलब इस फंक्शंस में किसी और फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, बट कोई ऐसा सिनेरियो होता है कि ये फंक्शन खुद को कॉल करता है। ऐसा रिकर्सन का लॉजिक होता है। तो ये फंक्शन अगर खुद को कॉल करेगा, बट एक कंडीशन पे आके वो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ को कॉल करके कभी बंद ही नहीं होगा। तो एक कंडीशन पे आके इसको स्टॉप करना होता है। तो जब प्रोसेस में कैसा रहेगा कि अगर वो फंक्शन खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है, उस फंक्शन को बोलते हैं रिकर्सन फंक्शन। रिकर्सिव तो उसी में रिकरिंग होता है पूरा वो, ठीक है। तो रिकर्सन फंक्शन मीनिंग ये होगा कि ये आपका क्या है, रिकर्सन फंक्शन मतलब वो फंक्शन खुद को कॉल करेगा, ठीक है। ये आपका है रिकर्सन। नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। जैसे यहाँ पे देख लो, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन मतलब मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, मान लो कोई और भी फंक्शन होता आपका वाइड ABC, और किसी कंडीशन बेस पे ए बी आपका टेस्ट से ABC कॉल हुआ होता मान लो। तो मतलब ये एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को कॉल कर रहा है। ऐसे भी फंक्शन बनते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट आता है ऐसा। तो जब ऐसे प्रोसेस होगा कि फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, वो फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, तो नेस्टिंग एक दूसरे के अंदर कॉल हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, नेस्टिंग फंक्शन। तो नेस्टिंग फंक्शन को क्या बोल सकते हो, नेस्टिंग फंक्शन इज अ प्रोसेस फंक्शन विद इन फंक्शन, कॉल फंक्शन विद इन फंक्शन। तो नेस्टिंग फंक्शन इज अ प्रोसेस कॉल फंक्शंस कॉल अनदर फंक्शंस फ्रॉम अनदर फंक्शन, ऐसे बोल सकते हो, या कॉल फंक्शन विद इन फंक्शंस, ठीक है। मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, उस प्रोसेस क्या बोलोगे, नेस्टिंग फंक्शंस, ठीक है। तो सिंपल आपका फंक्शन ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली इसका एक स्ट्रक्चर याद करके रखो, आप इसी से सब कुछ बना सकते हो, ठीक है। ए स्ट्रक्चर और ए स्ट्रक्चर, यहाँ पे 4 टाइप अलग अलग है, ओके। किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार इसमें फंक्शंस में। और इसमें ये ध्यान देना कि जो भी फंक्शंस आप बनाओगे इसके अंदर, वो फंक्शन ऑटोमेटिक कभी कॉल नहीं होगा। आपके पास मेन फंक्शन भी होता है, तो प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट इसको कॉल करता है। यहाँ से आपको जिसको कॉल करना होगा उसको कॉल करोगे, तब वो कॉल होगा, वो ध्यान देना। रिकर्सन में बताया सर, ये अलग से कोई कोड है? रिकर्सन का हम लोग एग्जाम्पल किए थे कि नहीं, रिकर्सन के बाद देख लेते हैं। मैं होगा शायद सर, हाँ रिकर्सन का नहीं किए थे ना। ठीक है, जो मैं दिखाता हूँ आपको रिकर्सन क्या है इसके अंदर। फैक्टोरियल नंबर पता है क्या होता है, या फेबुरी की सीरीज? हाँ तो पता है सर। हाँ, जैसे फेबुरी सीरीज कैसा होता है, 1 2 3 उसके आगे वो प्लस हो जाता है ना। हाँ, इससे मान लो मैंने बोल दिया कि आप 4 का फेबुरी सीरीज निकालो, 4 तक, 1 + 1 + 2 + 3 ऐसे कंटिन्यूसली आपका एग्जांपल आएगा। तो उस केस में अगर एक फंक्शन बनाओगे, देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक बना के। मैं सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालता हूँ, सम ऑफ नेचुरल नंबर डॉट सी, नेचुरल नंबर डॉट सी, ठीक है। ये सिंपल प्रोग्राम बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से।
देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर का एक आप ये भी कर सकते हो, मतलब पहले तरीका क्या है कि आप एक मान लो इंटीजर i इक्वल टू 5 है, ओके 5 है, तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, उसको बोलूँगा कि इंटीजर i इक्वल टू 1 एंड i लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी i लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ले लो नंबर, सेम मत रखो नंबर है, तो यहाँ पे जो भी नंबर पास करोगे तो यहाँ पे ले लो एक टोटल इंटीजर टोटल करके, अभी मैं रिकर्सन नहीं बता रहा हूँ, अभी नॉर्मल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या करेगा कि टोटल इक्वल टू क्या होगा प्लस इक्वल टू आई, मतलब 0, मतलब ये कैसा होगा, पहले यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, मतलब ऐसा बनेगा फिर आपका 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसका जो आंसर आएगा इसका आई थिंक 55 आएगा, तो इसका आउटपुट यहाँ पे ये आएगा, ओके। अगर मैं इसको बाहर जाके प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ %d कॉमा टोटल, इसको सेव करो, यहाँ पे GCC सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सम ऑफ नेचुरल नंबर डॉट सी, ठीक है, a डॉट exe, यहाँ पे कितना आया 15 आया, मतलब हुआ क्या, a टोटल 0 था, 0 पहले a 1 है या 1 से डायरेक्टली आएगा, तो 0 पहले 1 से ऐड हुआ, फिर जितना आंसर है 2 से ऐड हुआ, जितना आंसर है 3 से ऐड, जितना आंसर है 4 से ऐड हुआ। अब इसी काम को हम लोग चलो इससे करते हैं, तो यहाँ पे मान लो इंटीजर, हाँ इंटीजर में ले लिया नेचुरल नंबर या सम ले लो, सम यहाँ पे मैं ले लिया इंटीजर i, ध्यान इंटीजर i, और यहाँ पे बोलूँगा कि इफ जो तुम्हारा यहाँ पे i है, अगर i 0 हुआ तो इधर से वो रिटर्न हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा वो रिटर्न 0, एल्स क्या होगा रिटर्न n प्लस सम ऑफ, ये आपका होगा सम ऑफ i माइनस 1, ध्यान देना। अब क्या होगा, अगर मान लो अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दिया, और यहाँ से मैं किसको कॉल कर दिया सम को, और डायरेक्टली इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया 5, ध्यान देना। अब सब कुछ कोड निकाल दिया, अब एक कोड आपका एक डाउनलोड फंक्शन बन गया। अगर मैं यहाँ पे 5 पास कर रहा हूँ, ये थोड़ा इंटरनल समझना है अभी, अगर मैं यहाँ पे छोड़ो मैं 2 पास कर रहा हूँ, 2 के केस में क्या होगा, यहाँ पे 2 आया, ठीक है 2 है, 2 इक्वल टू 0 है नहीं, एल्स में गया, तो यहाँ पे क्या आया 2, ध्यान देना यहाँ पे क्या आया 2, बट ये जो है ये क्या है सम इक्वल टू i माइनस 1, तो i कितना है 2 है, तो i माइनस 1 कितना हुआ 1, मतलब इसको क्या मिला 1, तो ये फंक्शन पूरा यहाँ पे कॉल हुआ, मतलब 2 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, और वही अगर 3 होता ये फंक्शन एक बार ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, ये जाएगा इसके पास वापस, फिर वापस आएगा, तो ऐसे 3 बार कॉल होगा, और उसके सीरीज में नंबर आ जाएगा, तो ये क्या होगा ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, और यहाँ पे i माइनस 1 होते होते 3 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, जैसे 0 होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और फाइनल रिजल्ट देके आपको निकल जाएगा यहाँ पे। तो अगर इसको भी अगर बिल्ड करोगे, कंपाइल करोगे, तो उस केस में यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, a.exe, तो यहाँ पे क्या हुआ 3 का क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 3 आया, देख लो। तो यहाँ पे अगर मैं जैसा नंबर पास करोगे वैसा वो बिहेव करेगा, फिर मतलब उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके देगा वहाँ पे a.exe, देखो 15 आया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बोले प्रॉपर 5 जो भी है वो आ रहा है, मतलब इंसर्ट क्या हो रहा है ये खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है बार बार, समझे। तो रिकर्सन का मतलब कैसा होता है, रिकर्सन फंक्शन प्रोसेस टू कॉल इटसेल्फ फंक्शंस, बस ये इसका रिकर्सन होता है, समझे। ये कोड अभी मतलब अगर समझ में नहीं आया तो वहाँ तक मत लेके जाओ, डीप में मत जाओ, लेकिन यहाँ पे देख लो ये फंक्शन को खुद को कॉल किया है, इस फंक्शन के अंदर ही खुद को कॉल किया है,
तो इस प्रोसेस को रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है, अभी इतना ही लेके चलो। कोड इसको आप लर्न चाहिए लर्न करके रख लो। कोड छोटा सा बना के दिया हूँ आपको, ये लिखने के लिए भी ईजी रहेगा एग्जाम में। और बचा आपका नेक्स्ट। ठीक है रतन, और कुछ है इसमें? नहीं सर, रिकर्सन क्लियर हो गया। हाँ रिकर्सन देखो, रिकर्सन का एग्जांपल चाहिए तो याद करके रख लो, क्योंकि कोड सिंपल है। इसका प्रोसेस हम लोग खाली प्रोसेस कैसा था इसके अंदर, प्रोसेस मतलब खुद के फंक्शन को कॉल किया तो रिकर्सन है यहाँ पे। इसका एक कोड और लिख के लिख सकते, उसका एक कोड लिख सकते पर भी हो जाएगा। अरे बहुत अच्छा रहेगा फिर तो, उतना डाल देगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंटर। देखो पॉइंटर का अभी मेन यूज क्या है पहले वो समझो, उसके बाद फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए आप स्टार यूज करते हो, ठीक है। और पॉइंटर का एड्रेस देखने के लिए आप एंड यूज करते हो, ये सिंबल होता है खाली पॉइंटर के अंदर। और पॉइंटर का यूज क्या होता है मेन, पॉइंटर यूज टू स्टोर द मेमोरी ऑफ एड्रेस। मतलब अगर मैं इंटीजर, ध्यान देना, इंटीजर आई दिया हूँ इक्वल टू 0 है, तो मैं दूसरा अगर इंटीजर कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाया यहाँ पे इस नाम से, ओके, और इसके अंदर अगर मैं एड्रेस अब आई दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये जो आई वेरिएबल है इसका एड्रेस इसमें सेव किया हूँ। उसका मतलब क्या होता है कि आई अगर कभी भी चेंज हुआ वो वैल्यू पी को भी मिलेगा। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे, पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि पॉइंटर्स आर अ वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस, ओके। और इसको डिक्लेयर करने के लिए कैसे यूज करते हो, इट इज डिक्लेयर बाय यूजिंग, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, इसका नाम होता है एस्ट्रिक, ये नाम याद रखो। इसको एस्ट्रिक डिक्लेयर करोगे। एग्जांपल इंटीजर स्टार, मान लो पॉइंटर है ऐसा, ठीक है। और दूसरा सिंबल मतलब इसी, देखो मैं इसी कोड को खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें आपको मिल जाएगा। और तीसरा लाइन क्या है, नाउ एड्रेस, इसको बोलते हैं एम्परसेंड, इसका नाम याद रखो, इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। मतलब इसमें क्या होगा, इससे मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया स्टार से, और इसमें स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, एड्रेस यूज करोगे। सो सिंपल। हाँ, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर किए हो और उसमें वैल्यू कुछ उस टाइम सेट नहीं करना है, तो उस टाइम आप क्या सेट करोगे, आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो उस टाइम आप क्या सेट करोगे, नल, ओके। तो नल क्या डिफाइन करता है, इसका मीनिंग होता है कि अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर, अगर मैं वैल्यू इसमें सेट नहीं किया हूं तो आपको इसको नल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर शुड बी सेट बाय नल। इतना आप डिफिनेशन डाल दोगे तो बहुत हो गया, ये 3-4 लाइन का, बस ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी को अगर रन टाइम, अगर इफ यू वांट टू मैनेज डायनेमिक मेमोरी देन नीड टू यूज मैलॉक एंड कॉलक, ये फंक्शन याद है, मैलॉक एंड कॉलक, तो आप ये यूज करोगे, मैलॉक एंड कैलॉक, ये फंक्शन यूज करते हो। फिर अगर इसको डायनेमिक मेमोरी बनाना है तो कि रन टाइम पे इसको अगर वैल्यू सेट करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, मेमोरी रिलीज करना है, तब आप वो यूज करोगे, ठीक है। सो सिंपल। अगर 3-4 लाइन में आप इसको कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक से एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ये कैसे करोगे, एंड सिंबल से डिक्लेयर इनिशियलाइज द पॉइंटर, ये आपने डिक्लेयर किया, ये आपने इनिशियलाइज किया। तो इसको 2 तरीका है, यहाँ पे एक लाइन में भी कर सकते हो, जैसे इंटीजर पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, ऐसे भी कर सकते हो। 2 लाइन में करना है तो इंटीजर पॉइंटर, पहले इसको नल कर दो कि मुझे वहाँ पे सेट नहीं करना है, बाद में इसको बोल दो कि नहीं, इसके अंदर वैल्यू आपका क्या आएगा, एड्रेस ऑफ आई। ये 2 तरीका है।
तो 2 लाइन में करना तो ऐसे करो, 1 लाइन में करना तो ऐसे करो। ये आपका है डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग द पॉइंटर। ओके, पॉइंटर एक्सप्रेशन लाइक कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो एक्स्ट्रिक सिंबल से, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। पॉइंटर एंड एरे, हाँ एक बात और देख लो यहाँ पे ये क्या करता है पॉइंटर एंड एरे। यहाँ पे इसमें पता है अगर हम लोग ना इसमें पॉइंटर और मतलब पॉइंटर में अगर हम लोग वैल्यू मल्टीपल सेव करेंगे, ओके, तो उस केस में आप क्या बोलते हो एरे वाइज भी स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट पास करके वैल्यू इसमें से निकाल सकते हो। इसमें दिखाता हूँ आपको, समझ में आएगा, लेकिन मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ए बनाया है लाइक इंटीजर i मान लो यहाँ पे 10 है और इसके अंदर कोई वैल्यू है लाइक 1, 2, 3 का वैल्यू है। कोई भी वैल्यू ले चलेगा, ये वैल्यू है। तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे इंटीजर स्टार पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ i पास कर दिया, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर मान लो इसको इंडेक्स वाइज वैल्यू दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे था तो आप क्या दिखाते खाली पॉइंट स्टार पॉइंटर आपको वैल्यू आ जाता है, बट इस केस में आपका मल्टीपल वैल्यू है तो आप नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पे इसको प्रिंट करने के लिए मतलब अगर नॉर्मल वेरिएबल है, अगर इसको मुझे प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं कि i 0 का वैल्यू क्या है, i 1 की वैल्यू क्या है, i 2 की वैल्यू क्या है। और इसी को अगर एरे से दिखाना होगा तो आप कैसे बोलोगे स्टार राउंड ब्रैकेट ptr प्लस 1 ऐसे, तभी इसकी वैल्यू देगा, वो 1 की वैल्यू देगा। ये आपका एरे है, ये आपका पॉइंटर के थ्रू है, पॉइंटर विथ एरे। तो इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, पॉइंटर विथ एरे का। ओके, बात समझे। तो मतलब इसी को अगर एरे फॉर्म में लिखना है तो आप इसी को अगर ऐसे भी लिखोगे स्टार ptr i प्लस 1 तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। ये आपका यहाँ ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है एरे एंड पॉइंटर का, तो पॉइंटर को एरे में, पॉइंटर में अगर एरे वेरिएबल है उसको अगर एक्सेस करना है तो स्टार राउंड ब्रैकेट पॉइंटर प्लस 1 आएगा। सेम वही एरे में है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। ये इसका मीनिंग है पॉइंटर एंड एरे। ओके, पॉइंटर में फंक्शंस कैसा है, ये अगर मान लो जैसे अभी मैंने ऊपर फंक्शंस बनाया था, यहाँ पे इंटीजर आई डाला था, ओके, और इसी को अगर मैंने पॉइंटर बना दिया तो इसमें जब जो वैल्यू कॉल पास करोगे, इसको जहाँ से फंक्शन कॉल होगा अगर इसको वैल्यू पास करोगे वो आपका एरे वेरिएबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, यहाँ पे तो क्लिक होगा। एक फंक्शन बनाता हूँ मैं void प्रिंट एरे, ठीक है। मैंने पॉइंटर मतलब इसको मैं यहाँ पे जो बनाऊंगा ना इंटीजर, देखो इसका पॉइंटर और एरे बनाने का फायदा क्या है, ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पे एक कोड में कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ध्यान देना। ये कोड कमेंट किया, मान लो मेरा एक एरे है इंटीजर i, इसमें जो वैल्यू है 2 ही वैल्यू है, ओके, इसमें जो वैल्यू है 2 वैल्यू है। एक वेरिएबल है j करके, इसके अंदर मान लो 5 वैल्यू है। दूसरा वेरिएबल है k करके, इसके अंदर मेरा 10 वैल्यू है। मान लो 1, 2, 3 मैंने रैंडम वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक फंक्शंस बनाना है जहां पे मैं ए आई पास करूंगा। जैसे मान लो मैं ए में कॉल करूंगा ऐसे, भाई मेरा आई है तो ए पास करूंगा और ये मेरा वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आई का साइज अगर मान लो ऐसे देते हो, इंटीजर मान लो डेटा हो गया, इंटीजर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया मान लो, तो इसके लिए तो चल जाएगा, बट मैं ये पास करूँगा इसके लिए नहीं चल पाएगा। क्यों,
इसका साइज कितना है 5 है, ये फेल हो जाएगा। तो इसको 5 कर देता हूँ, ये चल जाएगा बट ये नहीं चल जाएगा, एक पाएगा। अगर मैं इसको 10 भी करता हूँ मान लो, उस केस में ये चल जाएगा बट ये भी चल जाएगा, बट इसका 8 का इसका साइज कितना 2 है, इसका साइज कितना 10 है, मतलब जो 8 एक्स्ट्रा साइज है वो बेकार जा रहा है। अगर मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम से देखोगे तो 8 साइज इसका बेकार जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है पता है, इसको बना देते हैं क्या, पॉइंटर। ऐसा इसको क्या बना लोगे, पॉइंटर। इसमें पॉइंटर डालने के बाद यहाँ पे आप इसको दे दो साइज, ऐसा मान लो एक मैंने साइज दे दिया। उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, सॉरी एक फॉर लूप दूंगा, और फॉर लूप को बोलूंगा लाइक इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन जो भी मेरा साइज है उतनी बार फॉर लूप चले, और i प्लस प्लस। और यहाँ पे सिंपली मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ, ध्यान देना प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे डाल दिया %d, कॉमा, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कैसे करना है, देखो यही वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ से इंडेक्स क्या था, स्टार वेरिएबल का नाम प्लस जो भी तुम्हारा इंडेक्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार वेरिएबल मेरा क्या नाम है, ptr, तो ptr प्लस जो भी आपका इंडेक्स है, इंडेक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा बस। इस केस में अब मैं a पास करूंगा तो भी मुझे आउटपुट मिलेगा, a पास करूंगा तो भी मुझे मिलेगा, a पास करूंगा तो भी मिलेगा, मतलब रन टाइम मेरा वो साइज बनते जा रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे पास किया i, इसका साइज कितना 2, तो इसका आउटपुट देखना अभी a.exe, तो कितना आया 1 2 आया। वही अगर मैं पास करता हूँ j, यहाँ पे 5 पास किया, तो भी देखो आउटपुट आया। उस केस में यहाँ पे k पास करोगे तो मतलब वो जो एरे आपका बना वो आपका यहाँ पे पॉइंटर बनाना पड़ा, तो पॉइंटर बनाने के बेनिफिट ये हुआ, तो पॉइंटर वाले डेफिनेशन में आप इसका एग्जांपल अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका पॉइंटर एंड फंक्शन, पॉइंटर एंड फंक्शन का दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो अगर इस एग्जांपल में देखोगे तो एग्जांपल तुम्हारा पॉइंटर एरे भी आ गया, ओके, एंड पॉइंटर एंड फंक्शन वो भी आ गया। तो सिंपल से एग्जांपल देके आउटपुट दे एग्जांपल देके इसका आप एक कोड लिख सकते हो कि अगर आप इसका एग्जांपल देना हुआ, डेफिनेशन देना हुआ, तो एग्जांपल आप इसका बना लो यहाँ पे, ठीक है। पॉइंटर ये स्ट्रक्चर है, पॉइंटर एंड पॉइंटर है, ये थोड़ा आप लोग का स्ट्रक्चर हुआ नहीं है ना, तो समझ में कम आएगा। एक काम करो, पॉइंटर एंड आपको पॉइंटर एंड पॉइंटर बताता हूँ, पॉइंटर स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाऊंगा क्योंकि ये इससे लिंक है, अभी स्ट्रक्चर समझ में आएगा तभी समझ में आएगा। पॉइंटर एंड पॉइंटर क्या होता है, जैसे जो पॉइंटर वेरिएबल है, ध्यान देना, जो पॉइंटर वेरिएबल है ये क्या करता है, ये स्टोर करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। लेकिन जब पॉइंटर टू पॉइंटर आएगा, पॉइंटर टू पॉइंटर, इस केस में ये क्या करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर वेरिएबल, मतलब ये किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर सेव करेगा। तो उस केस में जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, जो ऊपर वाला है, इसको डिक्लेयर करने के हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीजर स्टार ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ i देते हैं, ऐसे देते हैं। और इस केस में सिंटेक्स होगा इंटीजर ऑफ डबल स्टार इज इक्वल टू, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो एड्रेस ऑफ यहाँ पे ptr दोगे, ऐसा, समझे। तो जितना अगर अब इस पॉइंटर को किसी और में सेव करना है तब वहाँ पे इंटीजर स्टार 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 ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ जो ptr रहेगा वो आएगा, जो भी वेरिएबल होगा यहाँ पे वो आएगा। तो आप ऐसे करके पॉइंटर के अंदर पॉइंटर, उस पॉइंटर के अंदर किसी और पॉइंटर को ऐसे सेव कर सकते हो, ये तरीका होता है। तो ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर है, ठीक है। तो मैं बहुत शॉर्टकट में जितना हो सका दिखाया हूँ, थोड़ा डीप में चाहिए होगा तो आप मेन वीडियो देख लेना। ये खाली अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या शॉर्टकट रहेगा वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। से फंक्शंस एंड पॉइंटर, ये दोनों पॉइंट हुआ। किसी को कुछ डाउट है या कुछ लिस्ट बनाए हो पूछने के लिए, कोई भी?
साइलेंट मीन्स नो। ठीक है चलेगा। अच्छा हाँ बोलो। मैं सीएम लेकिन भेजने के लिए बोला था, भेजा नहीं। हाँ ठीक है चलेगा, हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। और देखो अब नेक्स्ट में आपका स्ट्रक्चर फाइल ये दोनों खत्म हो जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ये खत्म हो जाएगा। आप लोग के पास अगर कोई पॉइंट रहेगा पूछने के लिए तो वो नोट बना के रखना, क्योंकि कल मैं ट्राई करूँगा इस दोनों खत्म कर देने के लिए। उसके बाद फिर जो नॉर्मल लेक्चर जो चलता है वैसे ही चलेगा फिर। ठीक है तो देखता हूँ नेक्स्ट में क्या लेना है वो देखूंगा। तो कल मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम बैठ के आप लोग का स्ट्रक्चर यूनियन या कुछ एक्स्ट्रा डाउट रहेगा वो क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप लोग तैयारी करो, प्रिपेयर करो, फिर नेक्स्ट में देखेंगे जो रहेगा पूछने के लिए फिर।